हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। आज हमने लिया है ऊर्जा के स्रोत का सब ऑब्जेक्टिव। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा जो दिया जा रहा कंटेंट है आपको फायदा देगा। हमारा पहला जो प्रश्न है वो है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है तो बोलिएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला जो प्रश्न है वो है, सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। संलयन होता है, ये बात का भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो है, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त तत्व है कौन सा। तो कैडमियम होता है। कैडमियम तत्व जो होता है ये नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त किया जाता है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। मतलब कि नाभिकीय विखंडन जब होता है तो उसमें कितना ऊर्जा मुक्त होता है। तो उसमें लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होता है। अगला है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत। तो ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत हमारा सूर्य है, सूर्य भगवान है ना। तो ये हमारा सूर्य है, सन है ना। अगला जो प्रश्न है वो है, बॉक्सनुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है कितना। तो अंदर का ताप 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये बात का भी ध्यान रखिएगा। पवनों का देश कहा जाता है। तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। डेनमार्क को कहा जाता है। डेनमार्क की एक और खासियत है, वहाँ का लगभग 60% लोग साइकिल से ही आया जाया करते हैं, है ना। तो बड़ा प्रदूषण मुक्त देश है। अगला जो प्रश्न है, पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तब फिर उसका जो टरबाइन है घूमेगा। अगला है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है। तो जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं, जो पृथ्वी के अंदर दब गया है उससे जो ईंधन बना है उसी को जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। जैसे कि कोयला हो गया, खदान से निकाला जाता है, पृथ्वी के अंदर दब गया था बहुत पहले। पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम है ना, ये सब जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोला जाता है। और यहीं पे अगर कार्य करने की क्षमता के स्थान पे कार्य करने का दर रहता तो कार्य करने का दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। तो अगर यहाँ पे क्षमता के जगह अगर दर रहेगा तो इसका आंसर शक्ति हो जाएगा। कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, ये बात का भी ध्यान रखिएगा। गोबर गैस कैसी गैस है। तो गोबर गैस को बायोगैस बोला जाता है। तो ये बायोगैस है। गोबर गैस पूछेगा कैसी गैस है तो बोलिएगा ये बायोगैस है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा उसको बोलते हैं जो कभी समाप्त ना हो। तो नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे पहला स्रोत तो हमारा सूर्य है। सूर्य सबसे पहला स्रोत है। फिर है पवन ऊर्जा है ना। उसके बाद फिर है जल ऊर्जा। ये सब ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ये सब कभी समाप्त नहीं होगा। अगला जो है, जैव गैस में मीथेन कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो जैव गैस में लगभग 60% मीथेन पाया जाता है, लगभग 60% मीथेन पाया जाता है। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत किसको बोलेंगे, जो समाप्त हो जाएगा। जैसे कि हमारा कोई अथी हो गया जीवाश्म ईंधन जिसमें कि कोयला पेट्रोलियम आता है, ये सब क्या हो जाएगा, एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा निकालते निकालते। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत।
अगला जो प्रश्न है वो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला सौर सेल है, सौर सेल है ना। इसमें सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का शायद नरौरा स्थान है, नरौरा स्थान में ये नाभिकीय विद्युत नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के कैसे स्रोत हैं? तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, अनवीकरणीय स्रोत हैं, क्योंकि जो ऊर्जा एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, जो ऊर्जा का स्रोत वो नवीकरणीय है, और जीवाश्म ईंधन तो वो नवीकरणीय ये और जीवाश्म ईंधन तो नवीकरणीय स्रोत है। हमने जो अगला प्रश्न लिया वो है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे स्थित है, नर्मदा नदी पे स्थित है, ये बात का ध्यान रखिएगा। अगला है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पे स्थित है, भागीरथी नदी पे स्थित है टिहरी बांध, है ना। यह देश का सबसे ऊंचा बांध भी कहा जाता है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध को कहते हैं। अगला है भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाला देशों में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। भारत जो है वो पवन ऊर्जा में 5वां स्थान पे आता है। सबसे पहला पे अब चाइना आ गया, उसके बाद अमेरिका आता है, भारत 5वां स्थान पे आता है। अगला है सौर सेल बनाने में प्रमुख रूप से किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रमुख रूप से सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। प्रमुख रूप से सिलिकॉन एक धातु होता है ना, उसका उपयोग किया जाता है। अगला है बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करता है? तो देखिए ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है ना। ज्वार टरबाइन को घुमाता है और टरबाइन के द्वारा फिर विद्युत उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ये हाइड्रोजन बम जो है ये बहुत खतरनाक बम होता है। परमाणु बम जो है ना, परमाणु बम से 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक ये बम है, बहुत खतरनाक होता है ना। ये जो हाइड्रोजन बम है ये नाभिकीय संलयन और विखंडन दोनों पे आधारित होता है। नाभिकीय संलयन वो विखंडन दोनों पे आधारित होता है, दोनों पे आधारित होकर बनाया जाता है, समझ गए। और ये परमाणु बम से लगभग 1000 गुना खतरनाक होता है। अगला जो प्रश्न है वो है तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो तारापुर विद्युत नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। तारापुर विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में है ना। अगला जो है राणा प्रताप नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो ये राजस्थान में है, राजस्थान में है, ये बात का भी ध्यान रखिएगा। जैसे ही राणा प्रताप आएगा वैसे ही क्या बोलिएगा? राजस्थान। अगला है कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र क्या है? तो कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, ये बात का भी ध्यान रखिएगा। काकरापारा विद्युत संयंत्र जो है ये गुजरात के सूरत में स्थित है, गुजरात के सूरत में अवस्थित है, ये बात का ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कैगा नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कैगा नाभिकीय संयंत्र जो है वो कर्नाटक में है, कर्नाटक में स्थित है।
जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है उसको रिपीट कर कर के देख लीजिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ध्यान से इसको रिपीट कर कर के एक बार देख लीजिए और याद कर लीजिए। और आप लोग को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।